प्रायोरिटीज सेट करके हम मतलब पहुंच जाते हैं। कुछ पाया तो कुछ खोना भी पड़ा। कुछ पाया तो कुछ खोना पड़ा। बाय प्रोफेशन इनिशियली स्टार्टिंग में आपने किस तरह के दौर देखे, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। और आप उसी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार कॉर्पोरेटर बन चुके हैं। डॉक्टर की इस प्रोफेशन तक तो सही बात थी, सामाजिकता भी बहुत सही थी, लेकिन फिर ये राजनीति कहां से आ गई सर? थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। कि आप रोहिदास पाटिल जी जो काका हैं, आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं। आप नरेंद्र मेहता जी जो पूर्व एमएलए हैं, उनके साथ भी काम कर चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि व्यास, उनके साथ भी काम कर चुके हैं। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से इन तीनों में आप सबसे सक्षम किसको देखते हैं मीरा भाईंदर को लीड करने के लिए आगे? सभी को नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबरें। हमारे पिछले इंटरव्यूज में आपने देखा था अग्रवाल समाज के कुछ विशिष्ट लोगों के बारे में कि किस तरीके से वो अपनी संघर्ष गाथा बता रहे थे। आज के अपने साक्षात्कार में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनका जो काम है न केवल उनके अपने प्रोफेशन तक है बल्कि उसके प्रोफेशन के परे भी है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुशील अग्रवाल की, जो नेत्र चिकित्सा के सबसे विशेषज्ञ डॉक्टर है हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के, जो 30 सालों से यहाँ पर अपने प्रोफेशन में एकदम महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। लेकिन इनका जो काम है वो केवल डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है, उसके परे जाकर के इन्होंने सामाजिक काम भी बहुत सारे किए हैं जिसके बारे में वो खुद अभी बताएंगे यहाँ पर। और उससे भी परे जाकर के ये राजनीति में भी यहाँ पर अपनी सेवा दे चुके हैं। 2 बार ये इलेक्टेड कॉर्पोरेटर इस शहर में रह चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी सेवा एक राजनीतिक रूप से भी दी है। तो आइए आज हम इनके जीवन के इन 3 पहलुओं के बारे में बहुत ही अहम रूप से उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल पहला ये होगा कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप मूलतः अपने बारे में उनको बताइए ताकि आपको समझने में मुझे और उन्हें, हम दोनों को आसानी, क्योंकि डॉक्टर बड़े उलझे हुए होते हैं। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रवासी संदेश के सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेषतः राम भाई आपका कि आपने ये मुलाकात का जो इंटरव्यू का आयोजन किया है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः देखिए, जो अग्रवाल फैमिली है, हमारा जो परिवार है राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित रहता है, पर करीब 125 से 150 साल पहले हम राजस्थान छोड़ के महाराष्ट्र के ही विदर्भ परिसर में अमरावती जिले में परतवाड़ा हमारा गांव है, वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए। और करीब जहाँ तक मेरी जानकारी है 130-135 सालों से हमारा परिवार वहीं पे स्थापित है। हमारा परिवार कृषि और व्यापार दोनों से एक जैसा जुड़ा हुआ परिवार था और मूलतः मैं हमारे इतने बड़े परिवार के अंदर पहला व्यक्ति हूँ जो एक मेडिकल की पढ़ाई किया था। मेरी प्राथमिक शिक्षा परतवाड़ा और अचलपुर जिसे कहते हैं वहीं पे हुई और उसके पश्चात हमारा जो मेडिकल की जो पढ़ाई हुई हमारी यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैंने मेरी सारी शिक्षा, चाहे ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वहाँ पर की। आई सर्जरी का जो हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रहता है उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने टॉप किया था और उसके पश्चात वहाँ से पढ़ाई ख़त्म करके मैंने अपना आगे की फेलोशिप मदुरई में और हैदराबाद में ली और उसके बाद में मैंने मेरा स्वयं का क्लिनिक वहाँ पे शुरू किया था परतवाड़ा में, जो मेरा काम। वहाँ भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ रहा और फिर 2095-96 में मैं भाईंदर में आया। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गांव बहुत छोटा था, तो फिर यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस शुरुआत की मीरा भाईंदर में। पहले किराए का एक छोटा सा मेरा क्लिनिक हुआ करता था 96-97 में। उसके बाद में खुद का छोटा सा अस्पताल मैंने यहाँ पे शुरू किया। ऐसे धीरे धीरे आस्ते आस्ते चल के आज इस मैक्सेस मॉल परिसर के प्राइम एरिया के अंदर मेरा यहाँ पे एक सभी आँखों की सुविधा युक्त एक अस्पताल यहाँ पे है और मेरे पेशेंट और बाकी के सभी लोगों के जो माध्यम से उनके दया दृष्टि से कहो या
उनके सफल इलाज के जरिए कहो, आशीर्वाद के जरिए कहो, आज इस मुकाम पे हैं कि सारे आंखों के संबंधित सारे इलाज यहाँ अस्पताल में हो जाते हैं। बाय प्रोफेशन इनिशियली स्टार्टिंग में आपने किस तरह के दौर देखे, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए इस शहर में। देखिए, इस शहर में दौर थे जब मैं यहाँ पर नया नया आया था। यहाँ पर इतना विकसित नहीं हुआ था। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इस एरिया में, यहाँ तो पूरी दलदल और खाई रहती थी। मीरा भाईंदर के अधिकांश लोग अपना इलाज करवाने के लिए मुंबई की तरफ ही जाते थे। छोटी कोई बीमारी हुई जाते थे। और मीरा भाईंदर के खुद के यहाँ पर कोई ऐसा लोकल डॉक्टर नहीं यहाँ पे थे। जो भी डॉक्टर यहाँ पे आते थे वो कहीं ना कहीं बाहर से उठकर ही यहाँ पे बसते थे, तो स्थानिक लोगों का विश्वास उन पे थोड़ा सा कम रहता था। तो शुरू शुरू में जो भी प्रैक्टिस होती थी, आती थी, लोग आते थे, जब वो जाकर दूसरों को बताते थे इसके बारे में, तो इसी प्रकार से जिसको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, वो पब्लिसिटी के माध्यम से ही हमारा प्रचार होता था और उसी के हिसाब से हमारे पेशेंट आते थे। धीरे धीरे बढ़ने लगे लोगों का, सभी विषयों की बात कर रहा हूँ मैं, मीरा भाईंदर के डॉक्टरों के बारे में। लोगों का विश्वास बढ़ता गया और जैसे विश्वास बढ़ता गया, एक से एक आधुनिक सुविधा हमको भाईंदर में अपने पेशेंट के लिए उपलब्ध करानी जरूरी हो गई है। क्योंकि अगर वो सुविधा हम उपलब्ध नहीं कराते हैं तो तुरंत लोग बॉम्बे पहुंच जाते इलाज कराने के लिए। तो सभी हमारा प्रयास यही था शुरू से कि जो भी नई से नई तकनीक हो, जो नई से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, वो हम भाईंदर में उपलब्ध करें, जिससे यहाँ के जनता का इलाज में हमको उनका सही तरीके से इलाज हो सके। सर, आँख के चिकित्सा में आपका नाम बहुत ही बड़े पायदान पे लिया जाता है, बहुत ही बेशुमार हस्तियों में लिया जाता है। हमारे शहर में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बड़े पैमाने पे आके अपनी आंखों की सर्जरी, अपनी आंखों का इलाज कर पाए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर के रूप में आपने इस शहर में सामाजिक रूप से क्या क्या काम किए हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे जो प्रोफेशन डॉक्टरी जो पेशे के हिसाब से हो या उससे संबंधित जो सामाजिक कार्य है, तो देखिए, मेरा खुद का निजी अस्पताल भाईंदर पश्चिम में रहने के बावजूद भी मैंने यहाँ पर नारायणी नेत्रालय के नाम से एक चैरिटेबल अस्पताल मैंने यहाँ पे शुरू किया था। और जो मेरे खुद के अस्पताल के तुलना में 3 गुना बड़ा था। वहाँ पे हर रोज़ नए नए डॉक्टर्स भी आते थे। पूरी तरह आंखों की सुविधा, ऑपरेशन थिएटर, पूरा काफ़ी अच्छा अस्पताल यहाँ पे हमने शुरू किया था, जिसमें काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे 20 रुपये की ओपीडी और 3-3.5 हज़ार में ऑपरेशन हो जाएगा। इस प्रकार की सुविधा से हमने वो चालू किया था। 2004 से लेके 2016 तक, 16 या 17 तक हमने वो अस्पताल को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया। पर उसके बाद में कुछ व्यवस्थापन में त्रुटि होने लग गई, मैं दूसरे कार्यों में बिजी रहने लग गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उसकी अभी फिर ऐसा समझ में आया कि इस प्रकार के अस्पताल की मीरा भाईंदर में इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। काफ़ी अस्पताल यहाँ पे खुल गए थे, तो धीरे धीरे वो फिर बंद हो गया है। और कैंप के माध्यम से मैं पहले भी आपको बताया कि शुरू से जब 1996 से मैं आया यहाँ पर, तो करीब मीरा भाईंदर सहित कई जगह पे, चाहे वो आदिवासी एरिया हो, उत्तन एरिया हो, पालघर का आदिवासी, हर क्षेत्र में हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हर जगह जगह जहाँ के मेडिकल कैंप किए, एग्जामिनेशन कैंप किए, वहाँ पर पेशेंट को सिलेक्ट किया जाता था। उनके बिल्कुल मुफ्त में हमने यहाँ पे ऑपरेशन किए, चाहे वो मेरे निजी अस्पताल में हो या चैरिटेबल अस्पताल में, उनको लाकर यहाँ पे बिल्कुल जैसा हम प्राइवेट में ऑपरेशन करते हैं उसी प्रकार के ऑपरेशन। लेजर पद्धति आई, तब लेजर पद्धति से ऑपरेशन हमने सबके निःशुल्क रूप से किए, जिससे एक प्रकार की सेवा ही आप कह सकते हो। तो ये मीरा भाईंदर के अंदर भी काफ़ी हम कैंप वगैरह के माध्यम से उस समय 1996 से लेके तो बाद में तक हमने काफ़ी कैंप वगैरह करके मीरा भाईंदर के अंदर अपनी सेवाएं दी। सर, नारायण नेत्रालय बहुत ही प्रसिद्ध था और बहुत कभी कभी क्रिटिसाइज भी किया गया कि डॉक्टर साहब ने बंद क्यों किया, हमको बहुत ज़रूरत थी उनकी। बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ आपका उसके लिए। सर, मैंने ये भी सुना है कि आप गौशाला जो है उसके भी संचालक हैं
और उसके बाद जब लंपी वायरस यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा था, उस समय आप और आपके कुछ साथियों ने मिलकर के ये जो है तय रखी कि हमें हमारे मीरा भाईंदर की सभी गौओं को लंपी वायरस से बचाना है। और उसमें आपने कुछ इंजेक्शंस जो थे वो मुहैया करा के हर गाय को आपने इंजेक्ट किया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, आपने गौशाला का विषय छेड़ दिया है जो आगे आने वाला था। खैर अभी बताता हूँ। केशव सृष्टि के अंदर गौशाला है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा वो संचालित की जाती है। तो 2012 से उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और गौशाला काफ़ी अभी ठीक तरीके से चल रही है। गौशाला का उद्देश्य हमारे ये है कि एक तो गायों की नस्ल सुधार का वहाँ पे काम करते हैं। वो एक सादी सिंपल गौशाला के रूप में नहीं, हम उसको एक प्रकल्प के रूप में विकसित किए हमने, जहाँ पर गीर गाय जो गुजरात की रहती है, आज मानी जाती है गीर गाय का दूध सबसे अच्छा रहता है, गीर गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो इस प्रकार हमने केवल गीर गाय का वंश संवर्धन वहाँ पे किया है कि हमारी गौशाला में आप आओगे देखोगे तो सिर्फ गीर गाय दिखेगी, दूसरी गाय नहीं दिखती है। दूसरा इसमें विषय रहता है कि गाय को आप आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे, कि गाय अपना खर्चा, अपना पेट स्वयं के उसमें इतना पैदा करे कि उसका पेट भर सके और साथ में उसको पालने वाले किसान का भी पेट भर सके। तो ये प्रकल्प लेके हमने वो गौशाला वहाँ पे शुरू की थी और हमारी गौशाला में गोबर और गौमूत्र के माध्यम से करीब 20 प्रकार के विविध सौंदर्य प्रसाधन कहो या औषधियाँ रहो वो वहाँ पर बनाए जाते हैं। और कुछ समय पहले से हमने एक गोबर से अलग अलग चीज़ें, जैसा गौ काष्ठ हो गया, गोबर की लकड़ी, जब आप देखे होंगे कि होलिका दहन के समय जंगल कटते हैं, बहुत सी लकड़ियों द्वारा होलिका दहन किया जाता है। तो पिछले 5 से 6 वर्षों से हमने कई जगहों पे लोगों को आह्वान किया कि आप लकड़ी की बजाय गौ काष्ठ के माध्यम से आप होलिका दहन कीजिए, जिससे वातावरण भी शुद्ध होगा और पेड़ों की कटाई भी बचेगी। तो आपको बताने खुशी होती है मुझे कि इस वर्ष 2023 में हमने 101 जगह के ऊपर गौ काष्ठ के माध्यम से होलिका दहन करवाया था। मीरा भाईंदर और मुंबई वर्ली तक हमने गौ काष्ठ की डिलीवरी की थी, जिससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक भावना बढ़ती है। गाय के गोबर से बने गौ काष्ठ के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा होती है, पेड़ों की कटाई कम होती है और कहीं न कहीं गौशाला को थोड़ी बहुत आर्थिक उसमें आमदनी भी हो जाती है। हमने गोबर से दिए बनाए, दीपावली के समय जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उस प्रकार के दीपक हमने वहाँ पर बनाए थे। हमने गोबर से पेंट भी बना लिया, दीवारों पे जो ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर पेंट जो बनता है, हमने हमारे कर्मचारियों को बाकायदा प्रशिक्षण के लिए जयपुर भेजा था। तो वो पेंट भी हमने वहाँ पे गौशाला में बनवाया है। और गोबर गैस प्लांट है, खाद बनती है, ये तो रूटीन चीज़ें हैं जो गौशाला के अंदर से होती है। और अलग अलग प्रकार के हम औषधियाँ, अर्क है, साबुन, शैम्पू, इस प्रकार के भी माध्यम से किया। अब जहाँ तक और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हम गौशाला में करते हैं, हम प्रशिक्षण देते हैं सबको, जो भी आते हैं हम उनको सिखाते हैं कि आप गोबर के माध्यम से ये चीज़ बना सकते हो, आप गोबर गौमूत्र से ये चीज़ बना सकते हो, जिससे आपको आमदनी होगी। और आमदनी होगी तो गौशाला को आमदनी होगी या किसान के घर आमदनी होगी, तो गाय बचेगी, कटेगी नहीं। ये हमारा मूल उद्देश्य। अभी लंपी वायरस पर आते हैं तो जैसा आपने देखा होगा कि राजस्थान, गुजरात, यूपी के कई भागों के अंदर पिछले वर्ष लंपी नाम का वायरस है, उसका काफ़ी जोर दिखा। काफ़ी गौ माता उसके लिए उसके अंदर उसकी शिकार हुई थी। राजस्थान में देखें तो हजारों गायों को मौत के मुंह में जाना पड़ा था। तो अब उसका अगर जियोग्राफिकल हमने थोड़ा सा ध्यान लगाया, सर्वे किया, तो साउथ साइड में वो मूव हो रहा था, यूपी, राजस्थान, फिर गुजरात के बाद में फिर इधर वो पालीताना वगैरह से लेके नीचे आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी रोकथाम के लिए कुछ इलाज किया जाए। तो रिसर्च करने के बाद में पता चला कि ये तो पुरानी बीमारी है और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो करीब 85% तक काम करती है जी। तो 85% तक अगर कोई वैक्सीन काम करती है तो हमारी मेडिकल भाषा में उसको काफ़ी सफल वैक्सीन कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले तो हमारी स्वयं की गौशाला के अंदर सभी गौ माताओं को, गौवंशों को, चाहे बछड़े हो
या वृद्ध माता हो, सबको हमने इसकी वैक्सीन का टीकाकरण पहले ही कर दिया था जी। अपने यहाँ पहुँचने से पहले। और उसके बाद में पता चला कि अरे गौ माताओं को पूरे मीरा भाईंदर में क्यों ना हम उसके लिए प्रयत्न किया जाए, क्योंकि वैक्सीन जो थी वो बहुत कम प्रचलित थी और उसकी उपलब्धता भी सीमित थी। जी। फिर हमने वो कंपनी से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम समुचित मात्रा में वैक्सीन आपको उपलब्ध कराएंगे। और हमने फिर प्रण लिया, हम और गौशाला के जो हमारे मैनेजर स्टाफ जो भी थे, सबने मिलके पूरे मीरा भाईंदर के करीब 1550 गौवंशों का हमने निःशुल्क टीकाकरण किया। चाहे वो गौशाला हो, किसी के व्यक्तिगत घर पे रहने वाली गाय हो, चाहे तबेले की हो, चाहे मंदिर के सामने की, हमने कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हुए पूरे की पूरे मीरा भाईंदर के सभी गौशालाओं के, और इसके बाद में हमने सभी का निःशुल्क टीकाकरण किया। और इसका इफेक्ट देखने मिला कि मीरा भाईंदर के अंदर लंपी वायरस आया नहीं, एक भी गाय को वसई नहीं तक आया, पालघर आया, कांदिवली चला गया, पर मीरा भाईंदर में एक भी गौ माता को लंपी वायरस नहीं हुआ। वो एक सभी के लिए इसके हमको सभी मीरा भाईंदर की जनता ने सहयोग दिया, मीरा भाईंदर के प्रशासन ने, महानगर पालिका ने भी हमको, हालांकि उनकी नींद देरी से खुली पर फिर भी उनका सहयोग हमको मिला। तो एक लंपी वायरस का बहुत अच्छा टीकाकरण अभियान हमने किया था। सर, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं कि आप आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, आप एक संघी हैं और जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपने दे दिया कि हम कहते हैं गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ये नारा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आप उसी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार कॉर्पोरेटर बन चुके हैं। डॉक्टर की इस प्रोफेशन तक तो सही बात थी, सामाजिकता भी बहुत सही थी, लेकिन फिर ये राजनीति कहां से आ गई सर? थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। देखिए, राजनीति आती नहीं है। अभी देखिए, बचपन से मैं स्वयंसेवक हूँ जी। विश्व हिंदू परिषद के भी करीब 14 साल तक मेरे पास में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। जी। अब ये जिम्मेदारी होने के बाद में कई जगह पे आना जाना, मिलना जुलना, लोगों से संपर्क बढ़ता गया। और 2012 के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी हमारे विचार ऐसे, हमको कोई दूसरी पार्टी तो पास में बैठाएगी नहीं, ना गले लगाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस महानगर पालिका के अंदर नॉमिनेटेड सदस्य के रूप के अंदर मेरा नाम आगे किया है और मुझे कहा कि आप इस पद के लिए हम आपको चाहते हैं कि आप इसके लिए फॉर्म भरिए। आप सभी प्रकार से जो उसकी कैटेगरी के अंदर आप उपयुक्त रहते हैं। तो मैंने हमारे विश्व हिंदू, देखिए विश्व हिंदू परिषद ऐसी संस्था है जिसके अंदर राजनीति में अगर कोई चला जाता है या राजनीतिक पद पर रहता है तो उसे विश्व हिंदू परिषद का कोई आधिकारिक पद नहीं दिया। और मैं आधिकारिक पद पे था, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के रूप में था। तो मैंने ऊपर हमारे अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आपको अगर राजनीति के अंदर आपने जाना चाहिए। तो उधर से स्वीकृति मिलने के बाद में मैंने फिर यहाँ पर अपना नामित सदस्य का पर्चा भरा। उस समय से फिर मेरा जो विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष का पद था वो मेरा रद्द हो गया। तो फिर राजनीति में ऐसा अब आया गया, ढकेला गया, स्वयं रुचि से आया। अब ये तो सब ठीक है, पर राजनीति में 2012-13 से मुझे यहाँ पे नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर के रूप में फिर मैं महानगर पालिका का सदस्य और प्रभाग समिति के भी थे आप उसके पश्चात 2017 में जो चुनाव हुए थे तो इसी वार्ड से मैं चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उधर से उम्मीदवार था और उसमें जीत मिली। उसके बाद में 2 बार मैं प्रभाग समिति का चेयरमैन सभापति भी 2 बार मुझे मौका मिला कि इस प्रभाग समिति क्रमांक 1 से सभापति। राजनीति में आप रहे हैं तो इस शहर में राजनीति जो हो रही है उसके विषय पर भी एक सवाल आपसे बनता ही है कि आप रोहिदास पाटिल जी जो काका हैं, आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं। आप नरेंद्र मेहता जी जो पूर्व एमएलए हैं उनके साथ भी काम कर चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि व्यास, उनके साथ भी काम कर चुके हैं। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से इन तीनों में आप सबसे सक्षम किसको देखते हैं मीरा भाईंदर को लीड करने के लिए आगे? देखिए, आपने थोड़ा सा है ना डिप्लोमेटिक और राजनीति से परिपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोहिदास पाटिल मतलब
काका के समय भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बहुत छोटा था, चाहे वो मीरा भाईंदर में कहे या फिर पूरे संपूर्ण देश के अंदर। एक समय भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में केवल 2 सीटें थी और आज देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार है। उस समय जो हमारे पुराने जो कार्यकर्ता है, चाहे रोहिदास काका पाटिल, उनको, धनराज जी को, और भी बहुत से लोगों ने काफ़ी मेहनत की। उनकी मेहनत के बगैर आज जो ऊपर तरफ बैठे वो वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। उन्होंने अपने तरीके से पार्टी को बढ़ाने का काम। उसके पश्चात मेहता जी आए। मेहता जी का दौर जो था पार्टी का एक स्वर्णकाल हम कह सकते हैं उसको। पार्टी की सरकार बनी, यहाँ पे महानगर पालिका में पार्टी का परचम लहराया। मेहता जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुन के आए। तो एक बहुत अच्छा दौर था मेहता जी के समय, उनका भी काम बहुत अच्छा था। उसके बाद में रवि व्यास जी आए, इसके पहले हेमंत मात्रे जी थे। पार्टी आगे बढ़ रही है। ये पार्टी सिर्फ लोकल स्तर पे ही नहीं बढ़ रही है, आप देखोगे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पार्टी का नाम और काम काफ़ी आगे तक बढ़ रहा है। तो ये जो सारे आपने नाम लिए हैं वो पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर पहुंचाने के अंदर सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबने अपना अपना उसके अंदर योगदान दिया है। जो आप पार्टी देख रहे हो वो किसी एक व्यक्ति के किए का नतीजा नहीं है जी। ये सबका संगठित प्रयास है। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी में भी मैं संगठन से जुड़ा हूँ। 2 बार मैं मंडल अध्यक्ष था, अभी भी मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पश्चिम मंडल अध्यक्ष की जवाबदारी है मेरे ऊपर। तो संगठन की पार्टी है, किसी व्यक्ति के नाम से पार्टी नहीं चलती है। आगे जो आएगा हो सकता है पार्टी को और ऊपर तक ले जाए, ले जाना होगा। जहाँ तक छोड़ा है इसके ऊपर जाके ही काम करना पड़ेगा। तो जब वो काम करेगा तभी आप उसका नाम ले पाओगे, सीरीज में उसका नाम जोड़ पाओगे कि कहाँ तक पहुँचा है। तो पार्टी है, पार्टी का कार्य निरंतर चलता है और सभी लोग अपने अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं और पार्टी को यहाँ लाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। सर, एक सवाल है मेरा कि आप ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, आपकी गौशाला के माध्यम से आप तो इंसानों का इलाज करना चाहिए, लेकिन आप उससे परे हटकर जानवरों का भी इलाज करें और आगे और भी बहुत से लोगों का इलाज करेंगे, जाता है ऐसी मेरी मंशा है और ऐसी अनुमान है, और प्लस राजनीति भी कर रहे हैं। तो इन तीनों को आप मैनेज कैसे करते हैं? इन तीनों में समानांतर कैसे रखते हैं, आप समरसता कैसे रखते हैं कि इससे ये डिस्टर्ब ना हो, इससे ये डिस्टर्ब ना हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये सब कामों के अंदर करने के लिए आपको परिवार का सहयोग बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि इतना काम बढ़ने के बाद में जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो हम समय, जो पारिवारिक समय रहता है हमारा, उसी को हम दांव पे लगाते हैं। जो समय परिवार के साथ में हमको बिताना होता है वो समय हम सामाजिक कार्य के अंदर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार के सभी, चाहे वो मेरी पत्नी हो, बच्चे हो, सबको मैं धन्यवाद, उनके सहयोग के बगैर यहाँ पर नहीं आ सकता था। कहीं भी जाना है कि कहीं बाहर जाना है, अरे कुछ काम आ गया वहाँ जाना पड़ेगा, तो हाँ पापा पहले वहाँ चले जाओ, आप ये काम हम कल कर लेंगे। तो इस प्रकार के काम करना पड़ता है। अभी आप देखोगे कि कहीं भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो या कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम, हम शनिवार रविवार को हम कहीं जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि शनिवार और रविवार को इतने सामाजिक कार्य रहते हैं, हर जगह हमको उपस्थिति करनी रहती है, लोगों से मिलना रहता है, कहीं कोई व्यक्तिगत काम रहता है। आप सोचते हो कि चलो वीकेंड पे हम लोग घुमाएंगे, पर हम वीकेंड पे कहीं नहीं जा पाते, हमको वर्किंग डे पर ही जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज सेट करके हम पहुंच जाते हैं। कुछ पाया तो कुछ खोना भी पड़ा, कुछ पाया तो कुछ खोना पड़ा। डॉक्टर सुशील अग्रवाल ने आगे हमसे बात करते हुए मीरा भाईंदर की राजनीति पर भी यह बात कही कि बीजेपी में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, रोहिदास पाटिल जो कि काका कहे जाते हैं, और वर्तमान में पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, इन तीनों की ही कार्यों की उन्होंने सराहना की और कहा कि ये तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत सही हैं और इन तीनों ने ही अपनी अपनी जगह पार्टी को मजबूत बनाने का भरपूर प्रयास किया है। वहीं आगे अपने आगे के जो है फ्यूचर के बारे में उन्होंने ये बात हमसे बताई कि मुझे किसी पद से कोई लेना देना नहीं है, सेवा करना ही मेरा मकसद है। इन वाक्यों के साथ डॉक्टर सुशील अग्रवाल ने अपना वक्तव्य समाप्त किया, जो कि हमारे दर्शकों के लिए एक प्रेरणा का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं